नमस्ते, आपका स्वागत है राष्ट्र चेतना मंच चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्र चेतना मंच की ओर से श्री सुशील जी त्रिपाठी। उन्होंने जो अयोध्या यात्रा का जो आयोजन किया था उस बारे में सुशील जी से हम बात करेंगे। जो अयोध्या यात्रा थी, जैसा आपने पूछा, आप तो उसके साक्षी रहे जी। और पूरी यात्रा आपने नज़दीक से देखी। बल्कि हम शायद सबके पास नहीं जा पाए, लेकिन मुझे लगता है आप हर एक यात्री के पास गए और हर एक का अनुभव आपने देखा। तो मुझे लगता है यह जो है यात्रा जो हो पाई, ये कहीं ना कहीं भगवान प्रभु राम जी का बुलावा था। रामलला के प्रति सभी की असीम श्रद्धा और निष्ठा थी, जिसके कारण से हमारी कोई कमियां भी थी तो समाज ने उसको अनदेखा कर दिया जी। और आने के बाद जिस प्रकार की प्रशंसा और परिचय हमें प्राप्त हुआ अपने महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर, जहाँ के अधिकांश लोग 958 लोग लगभग महानगर पालिका क्षेत्र के ही हमारे थे, जिनके कारण से विशेष रूप से इस ट्रेन का आयोजन किया गया था। तो मुझे लगता है यह एक जो सहयोग बन पड़ा, ये राम जी ने कराया है। हम तो सिर्फ निमित्त बन गए, और वो निमित्त जो बने उसका जो पुण्य लाभ या जो भी उसके यश के जो हम भागी बने, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राम जी की कृपा है, राम जी की इच्छा है। इसके अतिरिक्त हमारा उसमें प्रयास तो 2-3 दिन का ही था, बाकी हमारा कोई अधिक हमको समय भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी यात्रा एक सुपर सक्सेस रही। मुझे लगता है ये आप ही लोगों के मुंह से सुने हुए शब्द हैं। और बाकी सारी व्यवस्था, एक दूसरा भी बस शब्द कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जो नारा सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था भी कर रखी थी, जिसके कारण से हमारा मनोबल बढ़ा। और ऐसा विषय जो आमतौर पर लोग सोच नहीं सक रहे थे, अपने महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर भी तमाम लोग हैं, लेकिन उस प्रकार का विषय वो सोच नहीं सक रहे थे, वो विषय हमारे हाथ से संपन्न हो गया। और इसके बाद कई ऐसे लोग जिनकी ओर हम टकटकी लगाकर देखते हैं कि ऐसे लोग ही कर सकते हैं, उन्होंने भी बताया कि आपने ये जो असीम साहस का परिचय दिया और ये जो डेयरिंग करी, जो रिस्क लिया, उसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिला। तो कुल मिला के लाभ का अर्थ कहीं ना कहीं हमारे को यश मिलने से है, और उस यश के लिए राम जी की कृपा है, यही सब होता है। जी, बहुत अच्छी तरह से यश मिला। और उस ट्रेन में जो बुजुर्ग थे, जो बहुत आप बोलोगे 70 साल के, 60 साल के बुजुर्ग थे, 3 साल के बच्चे से लेकर 95 साल तक के बुजुर्ग, तो उनकी तरफ से सुशील जी और सुशील की टीम को बहुत आशीष मिली। यात्रा के लिए हमारे सहयोगी इस नाते से बहुत सारे कार्यकर्ता जो यहाँ से हमारे साथ लगे ऐसे, और उसके बाद यात्रा के दौरान भी हमारे बहुत सारे मित्र या अपरिचित भी कितने लोग कार्यकर्ता बने। मैं सभी का नाम तो शायद ले नहीं सकता यहाँ पर, किंतु फिर भी राष्ट्र चेतना मंच की कार्यकारिणी में आप जैसा हरीश जी, मुझे और सुनील गर्ग जी को तो आप जानते हैं जी। इसके सिवाय भी राकेश कोटियन जी पूरी यात्रा के संचालन में आते और जाते हुए उन्होंने सभी डिब्बों के कोऑर्डिनेशन का जो काम संभाला, वो बहुत ही अद्भुत था। और उन्होंने जो सहकार उनके साथ हर कोच के प्रमुखों ने किया, वो भी अद्वितीय था। और इस प्रकार से हर कोच से प्रत्येक यात्री का हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके जिस प्रकार से संचालन हुआ, वो अद्भुत था। मेरे लिए तो वो अविस्मरणीय क्षण है। इसके साथ ही ट्रेन के अंदर यहाँ से जाते समय लाला राम जी, उनके साथ वंशी जी, उन्होंने जिस प्रकार से पूरे टिकटिंग सिस्टम को जितना स्मूथ कर दिया, जितना सरल कर दिया, उसके साथ में शरद जी थे। शरद जी ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा इस यात्रा से। इसके अतिरिक्त ट्रेन के अंदर फिर हमारे को, या पहले भी भावना के रूप में प्रेम गुप्ता जी, भरत शेट्टी जी, ये सभी जिस प्रकार से लगे, संतोष मिश्रा जी, ऐसे मैं नाम तो मैं क्या ले पाऊँगा सबके साथ, लेकिन जो भी एक स्वतः स्फूर्त जो प्रेरणा से लोगों ने काम किया, रजनी जी रही गोल्डन डेज से, नितिन अहिरे जी, ब्रजेश कंवर जी, ये सब एकदम पूरे हर्षोल्लास के साथ ही लोग लगे और अंततः यात्रा अपने परिणाम। अच्छा सुशील जी, एक बात, एक आपका एक किया हुआ कार्य की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपने मीरा रोड, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले अवैध निर्माणों के संदर्भ में कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी थी आपने। मैं उस चिट्ठी की अभी क्या अपडेट है उसकी जानकारी चाहता हूँ सर। मुझे लगता है आपकी चिंता, जैसे आपने पहले चर्चा में कही थी जी, तो मुझे लगता है आपकी चिंता ये है कि हमने उस पर अब अपडेट देना बंद कर दिया है। वास्तव में हमने 22 तारीख को जब ये विषय हुआ, मीरा भाईंदर के अंदर 21 और 22 को जो विषय हुआ जनवरी में राम जन्मभूमि मंदिर के समय पर, तो प्राण प्रतिष्ठा के समय, तो उस समय वो जो विषय था उसको लेकर के जो समाज की चिंता थी कि अवैध निर्माण, अवैध जो अतिक्रमण है, इसके बीच में जो फेरी वाले, दुकान वाले, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस प्रकार के जो अवैध या असामाजिक तत्व हैं, ये अवैध निर्माणों से ही
कहीं ना कहीं उनको बढ़ने और पलने और आगे बढ़ने का ताकत मौका मिल- मिलता ताकत है, मिलती है। ताकत मिलती है। जी तो उनके ये जो शक्ति केंद्र हैं, जी। इनको नष्ट करने के लिए हमने ठीक 23 तारीख को ही हमने कमिश्नर को एक पत्र लिखा और आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम इस विषय में आपको पूरी सूची उपलब्ध कराएंगे। और वो सूची उपलब्ध कराने के संदर्भ में जब हम उनसे वापस मिले तो उन्होंने बताया आरटीआई करिए। आयुक्त साहब निश्चित रूप से अच्छी भावना रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब उन्होंने हमें आरटीआई का विषय दिया तब हमने तुरंत अपने सभी स्थानिक लोगों से भी मिलना प्रारंभ किया। हम वैसे भी सज्जन शक्ति करके सभी सम्मानित लोगों से मिलते हैं, नागरिकों से, नेताओं से। इस विषय में हमने अपने हमारे श्रीमती गीता जैन जी हमारी जो एमएलए हैं उनसे मिले और उनसे हमने ये चिंता जाहिर करी। उन्होंने भी एक आश्वासन दिया कि मैं विधानसभा में विषय उठाऊंगी। उन्होंने विधानसभा में विषय उठाया। हमारे स्थानिक नेता हैं 145 विधानसभा के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी ने भी ये विषय जोर शोर से मीडिया में उठाया। उन्होंने उसके लिए कुछ पत्राचार भी किए और इसके बाद हमने नरेंद्र मेहता जी ने भी हमें स्वतः यह आश्वासन दिया कि इसमें जिस प्रकार के भी सहयोग की आवश्यकता होगी 2 कदम आगे बढ़कर मैं सहयोग करूं। और ये तीनों बड़े नेताओं के आश्वासन के कारण से हमारा मनोबल बढ़ा। किंतु फिर भी जो हम सभी संविधान, कानून और न्याय का पालन करने वाले लोग हैं, तो जैसा कि कमिश्नर ने कहा था हम उस प्रकार से आरटीआई के माध्यम से हम सूचनाएं निकालने के लिए प्रक्रिया में हैं। जैसे ही हमें वो सूचना मिलेगी, जो उपलब्ध सूचनाएं हमारे पास हैं व्यक्तिगत कारण से, तो वो सारी सूचनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं। और निश्चित ही शीघ्र अभी तो आपने एक निर्णय भी देखा, विधानसभा में प्रश्न और स्थानिक लोगों के वातावरण जन जागरण का परिणाम जो था, एक आदेश भी पारित हुआ वहाँ के उत्तन वाली दरगाह का, तो वो भी उसका भी विषय जल्दी हो जाने वाला है। तो ये सारे विषय जन जागरण से होते हैं। किसी एक को, नेतृत्व को या किसी एक व्यक्ति को सारा क्रेडिट दे देना, मैं इसके लिए बहुत ये नहीं करता। लेकिन हाँ, सभी ने प्रयास किया और सभी ने जब साफ मन से प्रयास किया तो निश्चित रूप से महानगर पालिका में जो अतिक्रमण है इनकी सफाई होने में कोई शंका मुझे नहीं लगता कि रहने वाली है। और जब आयुक्त ने कहा कि सूची का क्या करोगे, तो हमने आयुक्त को यह भी कहा कि जो आप कोई एक सफाई करके आप बोलोगे हमने बुलडोजर चला दिया, इससे नहीं होता। हम एक आप सफाई करो, हम टिक मारते जाएंगे। जिस दिन ये सारे टिक खत्म हो जाएंगे उस दिन वास्तव में सफाई हो पाएगी। और इसके विषय में हमारे सभी तीनों स्थानिक नेता भी गंभीर है, आयुक्त साहब भी गंभीर है, लेकिन उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। किंतु फिर भी हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ सहयोग करेंगे। हम कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे जब तक कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए नागरिकों को कोई बाध्य नहीं करेगा। हम अर्थात हम कोई अपने आप को नेता नहीं करते, हम समाज के साथ ही है, समाज के बीच के लोग हैं। एक आश्वासन मिला हुआ है सभी से, जब तक हम सभी के आश्वासन पर विश्वास करते हैं। इसके बाद यदि लगेगा कि नहीं आश्वासन ही है, तो फिर समाज को खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रकार की जब मजबूरी आएगी तो उस समय देखेंगे और आपको निश्चित ही इसका सुखद परिणाम जल्द से जल्द धीमे धीमे देखने को मिलेगा। लेकिन एक समय के पश्चात मुझे लगता है 1.5 साल के अंदर आपको दिखेगा कि पूरा विषय स्पष्ट हो चुका है। अवैध निर्माणों की जो अवैध निर्माण है, जब तक पूरे नहीं ढाए जाएंगे तब तक आपका संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसे मानो। जी। अच्छा, अभी जो स्थानिक राजनीतिक है उसमें बहुत तकरार देखने को मिल रही है। बीच में भी एक होटल में, जैसा आपको मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तकरार हुई थी, उसके बारे में आप जरा बताइए। देखिए, ये तो मुझे लगता है राजनीतिक अपने राजनीतिक कुछ भी कह सकते हैं उसको। एक राजनीति में कहीं ना कहीं राजनीति में है तो कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा है। वो महत्वाकांक्षा किसी की व्यक्तिगत होगी, किसी की सामाजिक होगी, किसी की राष्ट्र के प्रति वो महत्वाकांक्षा हो सकती है। जैसे जब कहते थे सत्ता में आना मोदी जी की मजबूरी है या भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लिया है, तो मुझे लगता है उसका सुखद परिणाम 370 के समापन के रूप में मिला। तो मुझे लगता है सभी जो स्थानिक नेता भी हैं, इन सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी की सोच सकारात्मक है और सभी महानगर पालिका के साथ ही देश को आगे ले जाने का विचार रखते हैं। और इन सभी नेताओं से हमारा एक ही निवेदन रहा है, हम जब व्यक्तिगत मिलते हैं और उन सभी ने उसका सम्मान भी किया है। किंतु अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं जब कहीं पर किसी अन्य कारण से, एक के देखने का नजरिया अलग हो सकता है, दूसरे के देखने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। उनको लगता है यह मार्ग सही, उनको लगता है, लेकिन मुझे लगता है सभी का मार्ग सही है और सभी सही स्थान पर ही लेकर जाना चाहते हैं महानगर पालिका क्षेत्र को, महानगर पालिका के नागरिकों को सभी अपने अपने हिसाब से सही सुविधाएं और सही व्यवस्था देना चाहते हैं। तो द्वंद्व की स्थिति तब आती है जब कई बार होता है कार्यकर्ता अति उत्साह में, मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ के किसी नेता में कुछ कमी है, बल्कि अति उत्साह में कई बार कार्यकर्ता या उनके समर्थक
थोड़ा अधिक अपने नेता की प्रशंसा या उनके लिए अधिक सम्मान की चाह इस लालच में करते हैं कि मैं नेता की गुड बुक्स में आ जाऊंगा। जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं द्वंद्व का कारण वो है, न कि नेता। नेता लोग में आपसे मैं जिस प्रकार से हमारे सभी नेताओं को मिला हूँ, सभी सहयोगी रहे, सभी सहकारी रहे, सभी ने हमें सम्मान दिया है और सभी के लिए हमारे मन में भी उतना ही सम्मान है। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हो सकती है, किंतु ये जो विवाद था इसमें मुझे लगता है कि मैं इसके विषय में बहुत अधिक नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको स्पष्ट करूंगा, छिपाऊंगा कुछ नहीं, कि कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति ने किसी एक नेता का नाम नहीं लेना, फिर उस नेता के समर्थकों को बुरा लगना, फिर उनका विरोध करना, फिर ये विषय इस प्रकार से बढ़ गए। यानी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा अगर ऊपर के संगठन की ओर से भी और स्थानिक नेता हो, तो फिर मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो आपके कहने का मतलब जो राजनेता के जो समर्थक है, बराबर, तो उनके अपने नेता का कहा हुआ पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है। मैं तो इस विषय का व्यक्ति हूँ और हम स्वयं भी शायद वो नहीं करते। कई बार इस कारण से कहीं ना कहीं थोड़े समय मैं भी राजनीति में सक्रियता के साथ और आज भी संगठन में भी हूँ, किंतु मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है हर एक व्यक्ति ने योग्य होना चाहिए और अपने नेता के जितना योग्य नहीं, अपने नेता से अधिक योग्य होना चाहिए। नेता की एक विशेषता होती है, नेता एक डेयरिंग कर सकता है, नेता एक शुरुआत कर सकता है, नेता वो व्यक्ति होता है जो आगे खड़ा हो सकता है, वो व्यक्ति नेता होता है। ऐसा नहीं कि नेता को ही सब ज्ञान होना चाहिए, उसके पीछे जो उसके समर्थक है वो सब बेवकूफ़ होने चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके समर्थक उस नेता से अधिक समझदार होना चाहिए, तभी तो वो सही गलत का निर्णय लेकर किसी को समर्थन करेंगे। हाँ, राजनीति में एक इस प्रकार का प्रचलन है या इस प्रकार का भाव है या समाज ऐसा मानता है या समाज को ऐसा मानने पर मजबूर कर दिया गया तो नेता भ्रष्ट ही होगा, नेता गलत ही होगा, नेता के पास पैसा ही होगा, नेता बड़ी गाड़ियों वाला ही होगा, नेता बड़ी जमीन जायदाद का मालिक हो। नहीं, नेता वो होगा जो आगे चल सकने की क्षमता रखेगा, जो पहले निर्णय लेने की क्षमता रखेगा, यानी जिसको रिस्क टेकर कहते हैं, जो रिस्क ले सकेगा, जो आगे बढ़ने के लिए डरेगा नहीं कि मुझे इसका परिणाम क्या होगा। जनता ने सही गलत का निर्णय लेकर के, जनता को भी नीरशीर विवेक होना चाहिए, तभी जनता सही निर्णय लेगी। और किस नेता के साथ खड़े होना, किस व्यक्ति के साथ खड़े होना, जिस व्यक्ति के साथ खड़ी होगी वो नेता है। ठीक। मेरा वही कहना था सर कि जो मेहता जी और रवि व्यास जी के समर्थकों के बीच में जो अभी फिलहाल एक झड़प हुई तो आप बोलचाल हुई थी, तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इसी तरह से अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे क्या होगा, वही मेरा इशारा उसी तरफ से था। ऐसी कोई झड़प जैसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि नेताओं के बीच में है। बहुत बार हम लोग सोशल मीडिया पे हंसी मजाक में देखते हैं कि बोलते हैं नीचे अपने संबंध ना खराब करो, नेताओं के अपने रिश्ते अच्छे होते हैं। मेरी इच्छा भी है कि सबके रिश्ते अच्छे हो और जहाँ तक मुझे लगता है सबके रिश्ते अच्छे हैं। मैंने आपको पहले एक विषय किया कि कुछ लोग किसी की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए उसकी छवि को गिराते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति के लिए कहूँगा कि उनकी आप प्रशंसा करो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उसको नीचे गिरा रहा हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति सक्षम है, वो व्यक्ति अपने गुण के कारण प्रशंसा का पात्र बनेगा। सभी नेताओं में अपने अपने गुण हैं, सभी नेताओं की अपनी अपनी विशेषता है और सभी नेताओं ने अपनी वो विशेषता स्वयं के प्रयास से अर्जित की है, किसी की थमाई हुई विशेषता नहीं, उनके अंदर क्षमता है। अच्छा त्रिपाठी जी, अभी लोक चुनाव नज़दीक है और महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल हो रहा है, कोई नेता उस पार्टी में जा रहा है, कोई नेता इधर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी में तो तांता लग गया है आने का। ये कैसे देख रहे हैं आप? मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं जी। किंतु फिर भी एक आपने प्रश्न पूछा है तो मैं ऐसा कहता हूँ कि समंदर में ही सभी नदियाँ आकर मिलती हैं, नदियाँ नाले सब आकर समुद्र में मिलते हैं, उसके कारण से समुद्र गंदा नहीं हो जाता जी। तो कभी कभी लोग मजाक में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग पाउडर है। तो मैंने किसी पत्रकार के इंटरव्यू में सुना था, उसने बोला भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैक्सीन भी है जी, वो लगा देती है और सबका वैक्सीनेशन हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है और सब शांत बैठ जाते हैं। तमाम लोग ऐसे होंगे जो पहले जिनकी भाषा अलग थी, भारतीय जनता पार्टी में आने के भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मुझे लगता है कि वो अनुशासन के कारण से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के बाद एक बार कोई भी व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, अनुभव करने की बात है। अच्छा, अभी देश में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। केजरीवाल जी, आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका आरोप है कि मोदी जी ने मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसी लगा के मेरे को अरेस्ट कराया है। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में?
ईडी सीबीआई तो एक विषय है जिसकी बातें आपने अभी देखी है, लेकिन अभी एनआईए भी उनके पास आने वाली। मैंने इस प्रकार का एक संदेश भी किया था। केजरीवाल जी बहुत ही शातिर व्यक्ति हैं, ये बात जगजाहिर हो चुकी है। मुझे लगता है उनके भी तमाम बड़े नेता जो उनके समय में, जो अन्ना आंदोलन के समय से उनके साथ रहे, कैसे क्रमशः उनका साथ छोड़ते गए। जिसको राजनीति नहीं करनी थी और जिसको सिर्फ स्वार्थ सिद्ध नहीं करना था केजरीवाल जी की तरह, वो छोड़ते गए। केजरीवाल जी आज तक जेल जाने के बाद भी सत्ता का मोह छोड़ नहीं पाए और इस्तीफा नहीं दिया। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, केजरीवाल जी की कुर्सी पर बैठ करके कल सुनीता जी ने अपना एक इंटरव्यू दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो भावना है सत्ता को ना छोड़ पाने की, मुझे तो ऐसा भी लगता है, पता नहीं इसको लोग किस प्रकार से लेंगे, इसको लोग कमेंट के तौर पे लेंगे या क्या पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सुनीता जी भी उस कुर्सी के लिए ललायित है। ऐसा कह के कई बार मैं शायद आपको लगेगा मैं व्यंग कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। आप उनका कल का इंटरव्यू देखिए। तो जब व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है मोह, अब उनके पास और भी तमाम लोग हैं जिनको वो नेता कहते हैं और बताते थे कि सभी योग्य हैं, हर एक योग्य व्यक्ति है, तो फिर केजरीवाल ही क्यों सरकार चलाएंगे? आरोप लग चुका है, जबकि उन्होंने पहले कहा था आरोप लगने के साथ ही सत्ता छोड़नी चाहिए। जो भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो छोड़नी चाहिए। सभी को यही उन्होंने सबको ज्ञान दिया, नसीहत देते थे। बिल्कुल, अपने ऊपर आरोप लगा तो पहले आप अपना सीट छोड़िए, बिल्कुल, उसके बाद में आप उसका, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया उन्होंने। तो ये केजरीवाल जी की विशेषता है। और जैसा मैंने कहा, केजरीवाल जी अपने आप को सबसे ऊपर समझने का जो उनकी मानसिकता है, उसके कारण से केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं देश के सभी, मुझे तो लगता है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के समेत सभी जजों के, सभी बड़े नेताओं के फ़ोन रिकॉर्ड करने, टैप करने का भी उन्होंने अपने स्तर पर उन्होंने अभियान लिया है, जिसका संज्ञान एनआईए ने लिया है। ऐसी एक पेगासस जासूसी कांड जिसको उन्होंने कह करके प्रचारित किया था, ऐसा ही एक विषय और ऐसा ही कुछ टूल उन्होंने इजराइल से मांगा था, जिसके कारण से इजराइल की सरकार ने उनको देने से मना किया। और वो विषय कहीं ना कहीं गृह मंत्री के परमिशन के बिना नहीं हो सकता था। इन्होंने किसी बहाने से उसको गृह मंत्रालय को भेजा। अमित शाह जी ने वो विषय को संज्ञान में लिया और उसके बाद ये विषय बड़ा भारी होने वाला है। ये विषय एनआईए भी इसके बीच में आने वाली है और केजरीवाल जी को जमानत, और मुझे लगता है जेल से जल्दी वो बाहर आने वाले नहीं है। तो आने वाला समय शायद केजरीवाल जी के लिए बहुत कठिन होगा, संभव जी। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा। हमारे प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पे गए थे, इस व्यस्त चुनाव के समय में भी उन्होंने भूटान की यात्रा की है, तो ज़रा उसके बारे में आप बताइए। भूटान की यात्रा मोदी जी की, मुझे लगता है कि भूटान में उनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के भूटान ने जो सम्मानित किया है, यह कहीं ना कहीं चीन की साजिशों के ऊपर मोदी जी का एक और वज्राघात है। और सिर्फ भूटान ही नहीं, तो हमारे सभी छोटे छोटे पड़ोसी देशों को भी चीन किसी न किसी प्रकार से अपने पाले में करने का प्रयास कर रहा है। और यह भी सर्वविदित है कि हमारे प्रतिपक्ष के तमाम नेता लोग कहीं ना कहीं यही आशीर्वाद या इस प्रकार के पुरस्कार चीन से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारा सर्वसिद्ध और हमेशा का शत्रु है, और उससे मित्रता की संभावना या अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। तो चीन की जो साजिशें हैं उसको एक एक कर तोड़ते हुए मोदी जी हमारे छोटे छोटे पड़ोसियों समेत बड़े ऐसे कई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को मिल चुके हैं। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को अपने कर्मों से सिद्ध किया है। तो इसके कारण से मोदी जी का किया हुआ हर एक कार्य मील का पत्थर होने वाला है भारत की राजनीति में, और एक अच्छा, एक सर्वोच्च शिखर देने वाला है भारतीय राजनीति को, जो कि एक लैंडमार्क बन जाएगा, एक मील का पत्थर बन जाएगा, जिसके कारण से आगे आने वाले समय में राजनीतिज्ञों को यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि इस स्तर से नीचे तो नहीं आ सकेंगे। इस स्तर से नीचे आने का मतलब है कि अपनी राजनीति को स्वतः समाप्त कर देना। तो मोदी जी ने वो जो आदर्श गढ़े हैं भारत की राजनीति के लिए, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। और ये विषय अपने आप में कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ स्तर को और भारत को विश्व गुरु बनाकर ही कहीं ना कहीं मोदी जी को शांति मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और वो इसके पहले चुप बैठने वाले नहीं है, और इसमें हम सभी नागरिकों को भी अपने अपने स्तर पर मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए अपने छोटे छोटे स्तरों पर भी कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। ये थे हमारे सुशील जी, राष्ट्र चेतना मंच के संस्थापक अध्यक्ष। नमस्ते। नमस्कार।